बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। तो कह रहा है कि अभी हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज वन ऑफ दिस। एक बड़ा आसान तरीका, विषय आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है भाई। ये दिया हुआ है, इसका मतलब लिख सकते हो कि y dx इज इक्वल टू हाउ मच, x dy। याद आ रहा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि dx बाई x इज इक्वल टू dy बाई y। दोनों को इंटीग्रेट कर दो, यानी कितना होगा, log x बेस e इज इक्वल टू log y बेस e। दूसरा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि इसमें से कोई एक लिखना है, तो उस केस में हम चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर। देखो यहां आप चाहे तो ऐसे लिख सकते थे y इक्वल टू सी एक्स, दूसरा में से कोई नहीं आया, एस वाई इक्वल टू सी नहीं आ रहा, तो उस केस में हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते थे कि इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। तो ये कितना होगा बेटा, ये log y इज इक्वल टू log x प्लस log c। इसका मतलब क्या हुआ कि log y इज इक्वल टू log cx, मतलब y इज इक्वल टू हाउ मच, cx। यानी हमारे पास ये वाला हो गया। एक तरीका तो ये है, ये सिंपल तरीका है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। दूसरा तरीका क्या होता, जैसे आपको कह रहा है कि y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको आप लिख सकते हो y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर। प्रैक्टिकली ये d बाई डी एक्स ऑफ क्या, x बाई वाई है। क्या हम बोल रहे हैं, देखो डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। इसको हम इतना लिख सकते हैं। और इसको इतना लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट चाहो तो इसको लिख सकते हो x बाई वाई, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई सी। ध्यान से देखना, हम उसको c भी कह सकते थे, तो x इज इक्वल टू सी वाई, लेकिन x इक्वल टू सी वाई में कहीं आ नहीं रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम भाई हमको कांस्टेंट दिखना है, तो हमने कह दिया 1 बाई सी। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू सी एक्स। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन पहला वाला ज्यादा चलता है और इजी है। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत बहुत सिंपल सवाल है, ये डॉट प्रोडक्ट का सवाल है वेक्टर में। हम कह लेते हैं कि लेट दिस इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज व्हाट, बी वेक्टर। क्या दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है कि गिवन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज इक्वल 0। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट के बारे में बात करो कि अगर ए वेक्टर का मान है a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। कुछ शॉर्ट्स हैं हमारे, देख लेना, b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो a डॉट b की वैल्यू होती है a1 b1 प्लस a2 b2 एंड प्लस a3 b3। याद है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सबका वैल्यू होता है 0। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये सब पता है। उसके चलते आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो होती है a1 b1 a2 b2 a3 b3। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट 1 है। और कंसेप्ट 2 क्या है कि अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ये ऐसे होता है, परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो परपेंडिकुलर होगा। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए
अगर ये दोनों पता है तो आपने मान लिया है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b का मान 0, इसको a और b माना है आपने, दिया तो सिर्फ ये है, तो a डॉट b का मान 0 मतलब क्या हुआ जी, 2 into 3 प्लस माइनस 1 into लेमडा प्लस 2 into 1 शुड बी इक्वल 0, यानी 6 माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल 0, यानी लेमडा का मान कितना हुआ 8। सो आउट ऑफ दिस 4 डी इज द आंसर। यहां तक क्लियर हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ए क्रॉस बी में कहता कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना है, देखिए इस क्वेश्चन को आप और कैसे चेंज हो सकता था। मान लीजिए कि आपसे कहता कि ये दोनों वेक्टर जो हैं दे आर दी क्या, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, मान लीजिए कहता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 11, तो इसका एरिया ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 1 क्या होता ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मान याद है कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप 2 - 1 2 3 लेमडा 1, ये होता, यहाँ 1/2 होता, दैट इज इक्वल टू 11 होता। बात समझ में आ रही है। और जो भी वैल्यू आती है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो यहाँ नहीं दिया है, जब होगा तो देखा जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा एक क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो इन चारों में से कौन सा होगा। दो तरीके हैं, एक तो अगर डायरेक्ट है, एक मार्क का क्वेश्चन है, तो हम चाहें तो देखिए पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जी, दो वैल्यू होगी। अगर एक्स का मान ग्रेटर देन 0 तो कितना होगा जी, ये 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस वाले को यूज कर दिया। और अगर x इज लेस देन 0 तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो उस केस में कितना होगा 0 व्हेन x इज लेस देन 0। प्रैक्टिकली ये जो एफ एक्स लिख रहे हो ये y है। करते हम क्या है, करते ये हैं कि हम इसका ग्राफ खींच देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 है, यहां पर है भाई, ये x है, x डैश है, y है और y डैश है। तो y इज इक्वल टू 2x मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू 2x, कहीं आपका ग्राफ ऐसे होगा, ये क्या हो गया बच्चों, ये y इज इक्वल टू 2x है या एफ एक्स इज इक्वल टू x है। क्यों, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो उस केस में ये वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू x कर दो या एफ एक्स इक्वल टू x कर दो। लेकिन जब x की वैल्यू 0 छोटी है तो y का मान 0 हो, y का मान 0 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये कर्व कहाँ होगा जी, ये वाला होगा। यानी जो दिया हुआ फंक्शन है उसका ग्राफ ये हो गया। दूसरी बात, कोई फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब हम उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच सकते हैं। याद रखना, डेरिवेटिव करने का मतलब या डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये होता है, कोई कहता है कि इस पॉइंट पर कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा बच्चों, यहां हम टेंजेंट खींच सकते हैं, बस सीधी सी बात है। तो अगर हम इसको टेंजेंट खींचने की बात कर रहे हैं तो कहीं भी ऐसे होता है तो यहाँ टेंजेंट नहीं खींच सकते हो, बस इतना ध्यान रखो। तो आप कहोगे कि भाई देखो ये ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि क्या हुआ, शार्प टर्निंग पॉइंट आया, तो शार्प टर्निंग पॉइंट पर हम तो नहीं खींच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह आप टेंजेंट खींच सकते हो लेकिन ओरिजिन पर आप टेंजेंट नहीं खींच सकते हो। तो ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं खींच सकते हो मतलब यहाँ पर क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहाँ डिफरेंशिएबल है, इसके इधर है, इसके इधर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कहोगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू क्या, इन्फिनिटी। देखिए ओपन इंटरवल में 0 इंक्लूडेड नहीं होता है, और इसको अगर ऐसे कर दिया तो हमने कह दिया दिस इज द आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है जो आपके पास साधारण तरीका है,
क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद आ रहा, एल एफ डैश जीरो शुड बी इक्वल टू हाउ मच, आर एफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर हो जाता है तो हम कहते हैं डिफरेंशिएबल है। और इसको आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो ना लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एफ जीरो बाई माइनस एच इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच। अब इसमें जीरो माइनस एच का क्या होता है, जब x का मान जीरो से छोटा है तो हम जीरो माइनस एच को निकालते हैं, जो लिमिट वाले में करते थे। x का मान ग्रेटर देन जीरो होगा तो जीरो प्लस एच निकालोगे, और जब x का मान जीरो होगा तो एफ जीरो निकालोगे। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट के भी किया जा सकता है। क्योंकि सवाल एक नंबर का था इसलिए हमने ग्राफ खींच के और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, अदरवाइज ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि 1/c these are the डायरेक्शन कोसाइंस। आपको याद क्या रखना है, आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि देखो एक कंसेप्ट है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट है भाई, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहला तो ये है, एल क्या है, एल इज इक्वल टू, एल क्या होता है बच्चों, cos अल्फा, m क्या होता है cos बीटा, n क्या होता है cos गामा। ये तो आपने कह दिया कि भाई ये होता है, लेकिन ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है। अगर आप कहते हो कि x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, यहाँ एक वेक्टर r वेक्टर है जो x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, तो हम कहते हैं कि l इज इक्वल टू cos अल्फा, m इज इक्वल टू cos बीटा एंड n इज इक्वल टू cos गामा। और ये फॉर्मूला तो पता ही है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट आप याद रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है डायरेक्शन कोसाइन का मान, क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है बच्चों, l इज इक्वल टू 1/c, m इज इक्वल टू 1/c एंड n इज इक्वल टू 1/c। आप क्या लिखते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1, 3/c स्क्वायर इक्वल टू 1, c स्क्वायर इक्वल टू 3, therefore c is equal to how much, plus minus under root 3। so which one is the answer, d is the answer। क्लियर हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन का हो गया। देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि हम ये क्या होता है, देखिए इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभिकथन। क्या इसको बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकथन। अभिकथन मतलब होता है किसी बात को जोड़ देके कहना, या यूं कहिए कि एकदम श्योर शॉट है कि यही होगा, नहीं बोलते हैं ऐसा होगा ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं एजर्ट, नहीं बोलते हैं बी एसर्टिव। हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं क्या एसर्टिव हुई, एसर्टिव हुई मतलब क्या हुआ कि आप जो कह रहे हैं उस पर अड़े रहिए, मतलब ये हुआ कि ये तो। दूसरा रीजन मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला जो है रीजन है। देखिए प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है, चार होता है, ए और आर, यहां पर ए का दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, हमको इस चार में से एक को सेलेक्ट करना होता है। क्या होता है कि भाई ए भी सही है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। दूसरा होगा कि ए एंड आर आर ट्रू लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा है कि ए तो सही है, एसर्शन सही है, लेकिन क्या आर इज फॉल्स। और चौथा क्या होता है, ए फॉल्स है लेकिन उसका जो रीजन दिया हुआ है वो अपनी जगह पर सही है। यहां तक क्लियर हो गई बात। तो ये इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19 क्या दिया है बच्चों, देखो कह रहा है कि एफ एक्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 6, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि डिग्री 6 सच दैट डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, याद रखिए यहां पर क्या दिया है, डी डी एक्स दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली एफ एक्स नहीं है,
बल्कि fx का डेरिवेटिव है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि साहब देखो इसकी डिग्री तो 5 ही होगी। तो निश्चित रूप से जब आप डेरिवेटिव करते हो पॉलिनोमियल का तो क्या लिखते हो n(x⁻n-1). इसलिए fx क्या था, 6 डिग्री का था, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो कितने डिग्री का हो गया, 5 डिग्री का हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया। तो कह रहे हैं कि भाई अब fx हैज अ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। देखिए पहली बात है कि पहले मिनिमम है कि नहीं वो देख लीजिए। सीधी सी बात है कि अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है जी, f' है। आपको पता है, आप जब कहते हो कि हमारे पास अगर एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx है, तो पहले आप ddx निकालते हो, f' निकालते हो, f' को 0 रखते हो, वहां से x की वैल्यू निकालते हो। याद आ रहा? तो अगर उस हिसाब से करते हो तो ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है। इसको इक्वेट करो 0 के, इक्वेट करोगे 0 के, तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जो डिपेंड होगा इस पर होगा, यानी x - 1 होल टू पावर 3 इक्वल 0, यानी x इक्वल टू 1 तो आ रहा है। अब जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है उसका निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उस पर डिपेंड करता है कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि x इक्वल टू 1 क्या है, वो एक टर्निंग पॉइंट है, आइदर मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो रीजन है, ध्यान से देखिएगा, आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पढ़े हैं, फर्स्ट, इसको यहां मैं मिटाता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में आपने क्या पढ़ा था? फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में आपने एक चीज पढ़ा है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, याद है, तो इस साइड में क्या होता है, ये x इज इक्वल टू a है, तो हम कहते हैं जब x का मान a माइनस h के लेफ्ट साइड में होगा तो हम कहते हैं f' की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। याद रखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर ऐसे होता है, यानी क्या, इस पॉइंट पर हम लेते हैं x इज इक्वल टू a प्लस h, तो f' की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होता है कि जो टर्निंग पॉइंट होता है उस पॉइंट के मैक्सिमम पॉइंट के लिए लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और राइट साइड में डिक्रीजिंग होगा। लेकिन यहाँ चूंकि मिनिमम बोल रहा है तो ये तो क्लियर है कि भाई वो कह रहा है कि हाँ मिनिमम पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये आपको टेस्ट नहीं करना है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो मिनिमम है। असली आपको उसका रीजन देखना है। ये मिनिमम तो आप तो डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है कि उसका मिनिमम x इक्वल टू 1 पर होगा, ठीक है ना। यहां आप देखिए, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, ये x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 से कम होगा। ध्यान रखिए, ddx ऑफ fx इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a माइनस h। अगर हम इसको a मानते हैं तो यहां पर इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। देखिए क्या लिख रहा है, ddx ऑफ, ऐसे करने का मतलब क्या हुआ जी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहां से ऐसे अगर आ रहा है तो ये तो हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हुआ। और ये क्या है, a माइनस एच, और h क्या है, इसके लेफ्ट साइड में ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू a माइनस एच, यानी उसके लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर कर्व क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये तो सही लग रहा है। और उसके राइट साइड में, यानी अगर हम इधर कोई पॉइंट लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एच होगा। और यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ f' की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये वाला सही है, मतलब कि स्टेटमेंट सही है, यानी ए भी सही है और ये भी सही है। और मिनिमम पॉइंट के लिए जो रीजन होता है कि भाई अगर कोई भी मिनिमम पॉइंट है तो इसके लेफ्ट साइड में, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और राइट साइड में इंक्रीजिंग होगा। इसको दिमाग में रखते हुए हमने कह दिया कि भाई दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, मतलब ए भी सही है, ए इज करेक्ट, R is correct and R is the correct explanation of A। देखिए अब जरा मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से चेंज कर रहा हूं। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन को ऐसे कह देता, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे कह देता दिस इज ग्रेटर देन 0, और यहां कह देता क्या, a माइनस एच एच,
और इसको कह देता क्या, हमारी बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कहता कि भाई फंक्शन इधर इंक्रीजिंग है इधर डिक्रीजिंग है, हमारी बात समझ में आ रही है? और ये वाला क्या है बच्चों, ये x इज इक्वल टू a है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ये स्टेटमेंट सही है कि भाई कोई भी पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मिनिमम के लिए कहता, तो मिनिमम के लिए क्या होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग नहीं होता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो हम पहला कहते कि ए तो सही है लेकिन दूसरा वाला क्या है, गलत हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप उसको उसी में से जो आप चाहें अरेंज कर सकते हैं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में एजर्शन क्या दिया हुआ है कि रिलेशन एफ फ्रॉम 1 2 3 4 to xyzp defined by f is equal to 1x 2y 3z is a bijective function। पहली बात ये है। एंड उसका रीजन क्या दिया है, द फंक्शन f from 1 2 3 to xyzp such that f 1x 2y 3z is 1 1। ये हमारे पास दो है। पहला हमारा स्टेटमेंट है जिसको हम एजर्शन बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास उसका रीजन है। कह रहा है कि a और r दोनों सही है एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। A and R both are true and R is not the correct explanation of what? A. A is true but R is false. A is false but R is true. देखो, before we go for anything else, at first let us see one concept. सबसे पहले एक हमारे पास कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट वन किसका है, फंक्शन का। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो यहां सीख लीजिए कि अगर हमारे पास एक सेट है, आपको याद आ रहा है, डोमेन एंड कोडोमेन, याद आ रहा? तो अगर हमारे पास इसमें क्या दिया है, 1 2 3 4 है और ये एक्स वाई जेड और पी है, क्लियर है? तो एक रिलेशन अगर यहां से क्या डिफाइन कर रहा है, रिलेशन डिफाइन कर रहा है कि एफ है। तो वो रिलेशन जो होता है स्पेशल रिलेशन, या वो रिलेशन एक फंक्शन हो जाएगा। हम बोलते हैं ना फंक्शन इज स्पेशल रिलेशन। क्या होता है, इफ फॉर एवरी, याद रखिएगा, यहां इसके लिए फॉर एवरी होता है और इसके लिए होता है यूनिक, याद रखिएगा। इसके हर एलिमेंट के लिए अगर उसमें हमको यूनिक एलिमेंट मिल जाए, लेकिन इसमें दिया क्या है कि 1 इज एसोसिएटेड विद x, 2 इज एसोसिएटेड विद y एंड 3 इज एसोसिएटेड विद z। ये रिलेशन सही है, चलेगा, ये रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है बच्चों? फंक्शन इसलिए नहीं है कि फंक्शन होने के लिए इसके हर एलिमेंट को किसी न किसी के साथ क्या होना है, एसोसिएट होना है। पहला क्लियर हो गया? तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ए रूल, प्रॉपर्टी, मैप, रिलेशन, करेस्पॉन्डेंस, प्रॉपर्टी, जो आपको कहना हो। क्या हमने यूज किया? इट्स अ रूल, इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अ मैपिंग, इट्स करेस्पॉन्डेंस, इट्स अ रिलेशन, क्या, which associates every element of set A। इस सेट A के हर एलिमेंट को जब सेट B के किसी यूनिक एलिमेंट से, यूनिक मतलब होता है कि अगर एक बार 1x से हो गया तो अब 1 दूसरे से नहीं होगा। एक मेरा शॉर्ट्स है, देख लीजिएगा, हमने वो बताया है फंक्शन का, एक शॉर्ट्स होगा वो देखिएगा, क्लास 11 का है शॉर्ट्स। तो वहां पर क्या होता है कि मेनी वन हो सकता है, जैसे हमने बोला था कि ये बच्चा है, ये बच्चों का सेट है, ये पेरेंट और ये एडल्ट्स का सेट है। तो हर बच्चे का कोई ना कोई पापा होगा, बस इतना ही याद रखना है फंक्शन में कि हर बच्चे का पापा होगा। यहाँ 4 बिना बाप का है, तो इसलिए फंक्शन नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो पापा होगा यूनिक होगा। यूनिक मतलब क्या हुआ, एक बार अगर 1 ने कह दिया कि हमारा पापा एक्स है, तो ये नहीं बोलेगा कि हमारा पापा वाई है, यानी 1 मेनी नहीं होता। मेनी 1 हो सकता है, माने चाहे तो चारों बच्चों का एक ही पापा हो सकता है, मेनी 1 चलेगा, लेकिन 1 मेनी नहीं होता है। तो दो वर्ड याद रखना है किसके लिए, फंक्शन के लिए, फॉर एवरी, और दूसरा क्या रखना है बच्चों, यूनिक। पहले वाले का फॉर एवरी और दूसरे वाले का यूनिक। तो इसमें क्या होना चाहिए, फॉर एवरी। फॉर एवरी तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात है कि फंक्शन ही नहीं है। पहला क्लियर हो गया, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये दूसरी बात है। देखिए
एक दूसरा कंसेप्ट है, हम कंसेप्ट 2 की बात करते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? बाइजेक्टिव देखिए, बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि वो वन वन फंक्शन भी होगा और ऑन टू भी होगा, ये दोनों होगा। क्या क्या होगा बच्चों? जो वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, अगर इसको हम ऐसे करके करते हैं और मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा है और यहाँ ए बी सी है, तो अल्फा इससे, बीटा बी से और गामा सी से। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव बोलेंगे। बाइजेक्टिव मतलब क्या? फंक्शन तो है लेकिन वो कौन सा फंक्शन है? वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। वन वन किसको बोलते हैं? जब एक एक एलिमेंट का एक एक होता है तो उसको वन वन बोलते हैं। और ऑन टू कब बोलते हैं? जब दूसरे वाले सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं बचता है। बात समझ में आ रही है? जहां तक इसका सवाल है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, बाइजेक्टिव तो बाद में होगा ना। जैसे आप कहते हैं, आपने एक गधे को पकड़ के ला दिया और आप कह रहे हैं कि साहब आप बताइए ये कैसे आदमी है? अरे पहले तो आदमी ही क्या है? वो तो गधा है भाई। वो तो आदमी रहेगा तब ना अच्छा और खराब आदमी होगा। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन होगा तब ना हम कहेंगे कि वन वन है कि ऑन टू है कि बोथ है। इज इट क्लियर नाउ? तो ये जो दिया हुआ है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो बाद में होगा, वो फंक्शन ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि द फर्स्ट वन इज नॉट ट्रू। तो जो ही हम कहते हैं फर्स्ट वन इज नॉट ट्रू या फर्स्ट वन इज फॉल्स, तो हम सब में से सीधे सीधे पहुंच गए हैं डी पर। बात समझ में आ रही? एकदम सीधा आंसर निकल गया कि भाई फर्स्ट वन, मतलब देखिए ये फंक्शन ही नहीं है, बाइजेक्टिव तो बाद में होगा। लेकिन आपने समझ लिया कि बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं? बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं वन वन और ऑन टू जो होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो दूसरा जो है, इसके बारे में जरा सोचो। हमारे पास एक ऐसे फंक्शन दिया हुआ, ये 1 2 3 है और ये है एक्स वाई जेड है। डिफाइन किससे है? एक्स वाई जेड पी पर। ध्यान रखिएगा, 1 2 3, 1 एक्स से है, 2 वाई से है, 3 जेड से है। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर पी बच गया। बचने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि आर इज द करेक्ट। यहां इन्होंने क्या दिया है कि ये वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन तो है, एक प्री इमेज है उसका एक इमेज है, एक प्री इमेज है उसका एक इमेज है, एक प्री। हमारी बात समझ में आ रही है? तात्पर्य क्या है? हाँ, ये ऑन टू नहीं है। मतलब अगर ये कह देता कि दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन तो गलत हो जाता। बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए पी यहां नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन वन वन फंक्शन तो है, फंक्शन के लिए भाई इसमें कुछ बचना चाहिए और एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, बस हो गया। ये दोनों कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन तो भाई सही है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा। अब अगर बाई चांस मान लो ये वो क्वेश्चन खत्म हो गया, मान लो कि हमारे पास ये 1 2 3 और ये 4 हो जाता और यहां पर कह देता क्या? ये 4 पी कह देता और यहां 4 से पी को लेके चले जाता और कहता कि दिस इज ए 1 1 ऑन टू कह देता, या इसकी जगह पर क्या कह देता बच्चों? बाइजेक्टिव है तो भी सही होता। हमारी बात समझ में आ रही है? ये दिमाग में रखना है कि वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या है, वन वन ऑन टू क्या है। जो वन वन ऑन टू है उसी को बाइजेक्टिव बोलते हैं। एजर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है। इज इट क्लियर ना?